और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पश्चिम एशिया में 3 दिनों की तनातनी के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिलहाल कम होता दिखाई दे रहा है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट और लेबनान को लेकर कई नए सवाल खड़े हो गए हैं। एक ओर दोनों देश बातचीत की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर हिजबुल्लाह, सीरिया और इजराइल से जुड़े घटनाक्रम क्षेत्र की सियासत को और उलझा रहे हैं। आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम में क्या बदला है और आगे पश्चिम एशिया की राजनीति किस दिशा में बढ़ सकती है। फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम बातचीत करेंगे। तीन दिन की नई तनातनी के बाद आखिरकार अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर होर्मुज में हमला रोकने पर सहमत हो गए हैं, जिससे युद्ध का खतरा टल तो गया ही, साथ ही मंगलवार को कतर में सीधी बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं। दरअसल 17 जून को हुए समझौते का आर्टिकल 5 ईरान और अमेरिका के बीच विवाद का कारण बन गया है। दोनों पक्ष इसी अनुच्छेद का उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। समझौते के तहत ईरान को अगले 60 दिनों तक होर्मुज स्ट्रेट से फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही सुनिश्चित करना है। लेकिन पिछले दिनों ईरान ने एक जहाज को ये कहते हुए निशाना बनाया कि वो तेहरान द्वारा तय किए गए रास्ते से अलग जा रहा था। इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने भी पलटवार करते हुए बहरीन सहित खाड़ी में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करने का दावा किया। समझौते का अनुच्छेद 5 के तहत ईरान, ओमान और खाड़ी के अन्य तटीय देशों के साथ मिलकर होर्मुज स्ट्रेट के भविष्य के प्रबंधन और समुद्री सेवाओं को लेकर बातचीत करेगा। अब इसी सिलसिले में ओमान और ईरान के बीच आज संयुक्त समिति की पहली बैठक मस्कत में आयोजित की गई। ईरान हर हाल में होर्मुज का नियंत्रण बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका का दावा है कि होर्मुज पर ईरान की पकड़ कमजोर होती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वाल्स का कहना है कि होर्मुज में टोल वसूलने के ईरानी प्रयास को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ सऊदी और यूएई ऐसी तेल पाइपलाइन का विस्तार कर रहे हैं जो होर्मुज स्ट्रेट से होकर नहीं गुजरती है। इससे ईरान का दबाव बनाने का असर कम होगा। पिछले कई हफ्तों से देखा जा रहा है कि छिटपुट झड़पों के बीच अमेरिका और ईरान कूटनीति के रास्ते पर कायम है। हालांकि लेबनान का मुद्दा अब भी जटिल बना हुआ है। अमेरिका की मध्यस्थता में लेबनान और इजराइल के बीच एक समझौता हो गया है, लेकिन क्षेत्र का मुख्य खिलाड़ी ईरान समर्थित हिजबुल्लाह समूह इसे मानने को तैयार नहीं है। हिजबुल्लाह का कहना है कि इजराइल को बिना शर्त लेबनान छोड़ना होगा, जबकि इजराइल कह रहा है कि हिजबुल्लाह का खतरा बने रहने तक वो दक्षिणी लेबनान में बना रहेगा। वहीं हिजबुल्लाह को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप के सुझाव ने क्षेत्र में नया तनाव पैदा कर दिया है। ट्रंप को लगता है कि इजरायली सेना की तुलना में हिजबुल्लाह को जड़ से उखाड़ फेंकने में सीरिया के नए शासक अल-शरा के लड़ाके अधिक सटीक और बेहतर काम कर सकते हैं। हालांकि अल-शरा इसे खारिज कर चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसे दावों की भरमार है कि होम्स और सीमावर्ती क्षेत्रों में सीरियाई सेना की गतिविधियां बढ़ गई हैं, जबकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। फिर भी अटकलों का बाजार गर्म है। इजराइल सीरिया की नई सरकार को संदेह की नजर से देखता है और उसके सत्ता में आने के बाद से दक्षिणी सीरिया के एक हिस्से पर कब्जा कर चुका है। तुर्की अल-शरा का प्रमुख समर्थक है, इसलिए सीरिया इजराइल और तुर्की के बीच बढ़ते तनाव का केंद्र बनता जा रहा है। यानी आने वाले समय में पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन का नया समीकरण देखने को मिल सकता है। और नए घटनाक्रम पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव सिंह कटोच, विदेशी मामलों के जानकार हैं, सामरिक मामलों के जानकार हैं। कटोच साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कटोच साहब, पहला सवाल यह है कि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है इस वक्त पर, पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा कि छोटे छोटे हमले भी किए गए वहाँ पर, लेकिन आज की जो स्थिति है, क्या हम कह सकते हैं कि अब ये मामला सकारात्मक दिशा में जा रहा है? धन्यवाद जोशी जी। देखिए, जब भी क्योंकि ये सीज फायर एक तरफ से सीज फायर हुआ था, और जब भी इस प्रकार के सीज फायर होते हैं कोई गारंटी नहीं है कि वो उसी प्रकार से चलेंगे। लेकिन इसमें देखने वाली बात एक और है, इस समय पर जो हालत है, अमेरिका नहीं चाहता है कि ये युद्ध आगे बढ़े और ईरान भी नहीं चाहता है कि ये युद्ध आगे बढ़े। तो इस स्थिति में मुझे लगता है बेशक ये झड़प हुई है और ये शुरुआत की ईरान ने, उनका कोई उन्होंने एक समुद्री जहाज के ऊपर उन्होंने फायरिंग की और वो जहाज सिंगापुर जा रहा था। वो ना तो इजरायली जहाज था ना तो किसी इस किस्म का वो समुद्री जहाज था।
और तो उसके बदले में मुझे लगता है अमेरिका को मजबूरन होके जवाब देना पड़ा। अब यहाँ पर एक ईगो बैटल हो चुकी है दोनों पक्षों में, क्योंकि दोनों ने अपने पब्लिक को ये दिखाना है कि हम इस स्थिति के ऊपर कंट्रोल रख रहे हैं। तो इसीलिए ईरान ने भी उसके बाद जो अमेरिकन एसेट्स है बहरीन में, वहां पर हमले करने की कोशिश की। ज्यादा करके उनके मिसाइल वहां पर गिर गए, लेकिन पॉइंट ये है कि उन्होंने हमला किया। और अब जाके उसके बाद स्थिति अभी मुझे लगता है ये शांत हो जाएगी। लेकिन इस प्रकार के और झड़प आगे हो, ये हम नहीं कह सकते कि नहीं होंगे, हो सकता होंगे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है और मेरा अपना एनालिसिस ये है कि अगर होंगे भी उनको कंट्रोल कर लिया जाएगा, जिस प्रकार से अभी इस समय पर उन्होंने कर दिया है। सर, ये हॉर्मुज को लेकर के अगर हम बात करें तो जो ईरान लगातार नए नए दावे कर रहा है, कभी वो कहता है कि जो हमारा बताया हुआ रास्ता है आपको उसी से जाना होगा, कभी ओमान के साथ मिलकर एक नया वहाँ पर इंफ्रा बनाने की बात करता है, कभी कहता है ईरान की हॉर्मुज पे नियंत्रण पूरी तरह से उनका होगा। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हॉर्मुज की हम बात करें तो जो संयुक्त राष्ट्र की मैरीटाइम एजेंसी है वो वहाँ पर रास्तों का निर्णय करे, वहाँ से जहाज़ों की आवाजाही हो, ये करना थोड़ा सा वहाँ पे मुश्किल हो पा रहा है ईरान के रवैये के कारण। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जहाँ तक अनक्लॉज की बात है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज, किसी भी हालत में ईरान इसको अपना प्राइवेट वाटरवे नहीं मान सकता है। ये फ्री एंड ओपन चैनल है अनक्लॉज के मुताबिक। और अगर किसी कारण अगर ये ईरान का इसके ऊपर पूरा कंट्रोल हो गया, तब देखिए प्रॉब्लम एक दूसरा आ जाता है। बाकी जहां पर भी चोक पॉइंट्स है, जो उन चोक पॉइंट्स को कंट्रोल करते हैं वो भी वहां से टोल मांगेंगे, बोलेंगे हम आपको सुरक्षा देंगे, हम यहां से सुरक्षित जाने के लिए, और ये टोल आपको देना पड़ेगा। यही ईरान चाहता है, लेकिन ये होगा नहीं। ईरान बेशक कितनी भी कोशिश करे, अगर यहां पर अमेरिका झुक गया तो ये पूरी दुनिया के लिए नुकसान होगा, खास करके भारत के लिए भी नुकसान होगा, क्योंकि हमारा एनर्जी रिसोर्सेज वहीं से आते हैं ज्यादा करके, हॉर्मुज से। और अगर हर एक शिप के ऊपर $1-2-3 पर बैरल अगर टोल लग गया, तो वो तो हमारे ऊपर असर पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि एक तो विश्व का सपोर्ट इसके ऊपर ईरान के पास है, और मुझे लगता है ईरान को भी अभी ये दिख रहा है कि टोल के मामले में हॉर्मुज में उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन एक अभी तक भी हॉर्मुज उसका एक ट्रम्प कार्ड है। आप इस तरफ से देखिए, क्यों, अगर बाकी शर्तें पूरी नहीं होती हैं जो बातचीत में हुई है, अगर वो शर्तें पूरी नहीं होती है तो फिर ईरान बोल सकता है कि मैं हॉर्मुज में भी नहीं मानूंगा। लेकिन अभी सीज फायर की बात हुई है, और मुझे लगता है कि आगे वाले दिनों में वो जो शिप्स अभी तक निकल रही हैं हॉर्मुज से, वो सुरक्षित निकलती रहेंगी, जब तक कि 60 दिन के बाद पूरा पक्का फैसला ना हो जाए। एक नया जो इसमें एक फैक्टर है वो कहीं ना कहीं इजराइल और लेबनान के बीच का फैक्टर है। दोनों में अच्छी बातचीत हुई है, युद्ध विराम की बातचीत हुई है, लेकिन हिजबुल्ला इसको नहीं मान रहा है। ये कितना किसी तरह की कोई परेशानी खड़ी कर सकता है क्या? ये जोशी जी, ये बिल्कुल परेशानी खड़ी कर सकता है, क्योंकि जो फैसला हुआ, जो समझौता हुआ है, वो इजराइल और लेबनान के बीच में हुआ है। लेकिन बात यह है कि लेबनान की सरकार जो है वो हिजबुल्ला को कंट्रोल नहीं करती है। आप उल्टा देखिए, हिजबुल्ला कंट्रोल करता है लेबनान की सरकार को, और जो लेबनान की मिलिट्री है वो हिजबुल्ला के ऊपर काबू नहीं पा सकती। इसीलिए इजराइल का कहना है कि हिजबुल्ला को वहां से हट देना चाहिए, और जब तक वो नहीं हटेगा और हमला करेगा तो इजराइल भी इस प्रकार के हमले करती रहेगी। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम मैं समझता हूँ जरूर आ सकता है, क्योंकि ईरान हिजबुल्ला को सपोर्ट कर रहा है, और ईरान ये कह रहा है कि इजराइल को वहां से हट देना चाहिए। लेकिन मेरे अपने एनालिसिस से हिजबुल्ला का वहां पर कोई रोल नहीं है, वो लेबनान सरकार का मामला है। ये जो इजराइल कहता है कि साउदर्न लेबनान से हम नहीं हटेंगे क्योंकि हमारी सिक्योरिटी, मतलब हमारी सुरक्षा का खतरा है, ये कितना वाजिब, आप इसको किस तरह से देखते हैं और किस तरह से कितना वाजिब मानते हैं इसको? देखिए, अगर लेबनान की सरकार जो है हिजबुल्ला को कंट्रोल कर सकती है, तब इजराइल अपने आप ही हट जाएगा। लेबनान वहां पर
वो टेरिटरी इजराइल के लिए जरूरी टेरिटरी नहीं है, लेकिन वो चाहता है वहां पर रहे ताकि हिजबुल्लाह के ऊपर कंट्रोल रहे। सदर्न लेबनान में आके हिजबुल्लाह जो है वो बमबारी करता है इजराइल के नॉर्दर्न एरियाज के ऊपर। तो ये है इजराइल का चैलेंज। अभी यही तो मैं कह रहा हूं, अगर लेबनान की सरकार एक मजबूत सरकार हो जाए जिसकी अपनी मिलिट्री मजबूत है और हिजबुल्लाह को कंट्रोल कर ले, तब तो इजराइल को वहां पर रहने की ना तो कोई जरूरत है ना तो आवश्यकता है। ठीक है, अभी अंतिम आपने सवाल एक चीज और भी कही सर आपके सामने रखना चाहूंगा, और ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक बात सामने आई है कि सीरिया की जो सेना है, अल शरा की सेना है, वो हिजबुल्लाह को कंट्रोल करे। हालांकि अल शरा इसका खंडन कर रहे हैं, या क्या कुछ आगे होगा वो देखना होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसमें फिर शिया सुन्नी फैक्टर आ जाएगा। ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये शिया सुन्नी फैक्टर आया गया। क्या नाम इसका, अहमद अल शरा जो प्रेसिडेंट है अभी उनके, वो बेसिकली एक इस्लामिक ग्रुप का वो एक टेररिस्ट पहले संगठन था, अब जाके वो पावर में आया है और वो भी अमेरिका की मदद से। तो हो सकता है कि वो अमेरिका की बात मान ले। अगर वो बात मान ले और ये लड़ाई जो है, फिर ये लड़ाई घूम जाएगी, तो बॉर्डर जो है, जो हिजबुल्लाह की लड़ाई होगी, वो फिर उसको दिशा बदली हो जाएगी। उसकी दिशा फिर सीरिया की तरफ हो जाता है, इजराइल की तरफ नहीं। तो एक तरफ से ये मैं समझता हूं कि इजराइल के लिए फायदेमंद होगा अगर अल शरा बीच में आ गया। वो आना नहीं चाहता है, उसके अपनी मजबूरियां हैं। ठीक है, सीरिया की स्थिति इस समय पर वो उस प्रकार की स्थिति नहीं है, उस प्रकार की स्टेबिलिटी नहीं है जितनी होना चाहिए। तो वो भी काफी अनस्टेबल सिचुएशन है। तो ये अभी आगे देखते हैं किस प्रकार से होता है, लेकिन मुझे लगता है हिजबुल्लाह को वहां से निकलना, ये मैं समझता हूँ शांति के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, कटौर साहब हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।